अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में क्या कोई तब्दीली आने वाली है? इलेक्शंस के बाद क्या कोई नई जमात इक़्तिदार में आने वाली है? ये वो बहस है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र भी है और उसके साथ साथ नून लीग के नए सियासी बयानिए का भी जिक्र है हर जगह पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, दीगर सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो गए हैं और अपने घर पहुंच गए। वो तकरीबन 4 माह से लापता थे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो कहाँ थे। ऑब्वियसली ये एक रिलीफ भी है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ वो मौजूद हैं। उनकी फैमिली और वो खुद बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से कर्ब से गुजरे, एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे। उनके जो वकील हैं वो उनके साथ रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते रहे। फिर हमने देखा कि मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा, अदालत ने भी इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑर्डर्स वगैरह दिए, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पे ऑब्जर्वेशन सामने आई। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब अपने घर वापस आ गए। वो कहाँ थे 4 महीने से, ये तो अब इमरान रियाज खान साहब ही बता सकते हैं, या फिर वो इदारे जिन्होंने उनको बाजियाब करवाया है वो इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ दीगर लोग भी लापता हैं, हाई प्रोफाइल लोग, जिनमें सियासी कायदीन। शेख रशीद साहब का पता नहीं है वो कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबर आई उसके बाद से वो लापता हैं। इसी तरह उस्मान डार साहब के हवाले से पता चला कि उनको कराची से गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद वो भी लापता हो गए। सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से इस तरह की खबरें आई कि उनको इस्लामाबाद से पकड़ा गया, उसके बाद वो कहाँ हैं उनके हवाले से भी किसी को नहीं पता। तो हम उम्मीद करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन लोगों को भी जल्द बाजियाब करेंगे। और ओवरऑल जो ये इशू है मिसिंग पर्सनस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और इसी तरह जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि हमारी उम्मीद है कि ये तमाम जो मसाइल हैं इस तरह के ये हल होंगे। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और अपने मेहमानों का यहाँ पे मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। उसके साथ साथ GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, सर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र हो रहा है और जो ही ये वापसी की बहस चली उसके बाद एक चीज़ जो बार बार पूछी जा रही थी कि नून लीग इलेक्शंस में क्या नारा लेके जाएगी, क्या बयानियां लेके जाएगी। और फिर हमने देखा कि वही नारा वही बयानियां, एक तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट। कौन सी इस्टेब्लिशमेंट? पिछली इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा मुखालिफ, जनरल फैज मुखालिफ बयानियां। तो क्या ये सिर्फ एक सियासी रेटरिक है या फिर जो मियाँ साहब कहते हैं कि एहतसाब होगा, अगर हम इक़्तिदार में आए इनका एहतसाब करेंगे, तो ये फिर वो एहतसाब होता हुआ भी अवाम देखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, उनको वेलकम करेंगे, जलसा होगा मियाँ साहब। और ये अभी जो रिसेंटली मियाँ साहब का बयानिया आया है उसी के बारे में आपने देखा कि एक दिन हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और वो वापस लंदन चले गए ताकि थ्रेडबेयर डिबेट कर लें, डिस्कस कर लें उस बयानिए के बारे में। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि वो पूरे का पूरा सारे मिल के उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। तो अभी जो बात कोई फिर मियाँ साहब की मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये भी आया कि हम किसी को दीवार पे नहीं लगा रहे और तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी होगी हर जगह। तो मैं ये समझता हूँ डिस्कस हो रहा है। ये सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अपना बयानिया एग्जैक्टली दोबारा एलोबरेट करने दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो 2017 में हुआ वो बहुत रंजीदा है। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फलता फूलता पाकिस्तान, और उसको रोक लिया गया, उसकी तरक्की को रोक लिया गया। और वो महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ जो नाजायज़ तौर पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, तो नेचुरल है कि वो उनका उनका जो उस बारे में गुस्सा है वो तो सबको समझ आ सकता है। अब सारा नए सिरे से, क्योंकि अब ये मामला 6 साल पुराना है, ये मामला रहा, और उसके बाद अब नए सिरे से मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये आज की सूरत हाल है, जो जिस जगह से गुजर रहा है, जो हालात हैं, जो
पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल है, जो लोगों की मुश्किलात हैं और जो गुर्बत हमारे 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए और हम एशिया कल ही IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ठीक। सब ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्टें दी हैं कि एशिया के 46 मुल्कों में से पाकिस्तान 42वें नंबर पे इकानमी आ गई है। तो इन हालात में हमें सबको गौर करना पड़ेगा कि क्या इस बयानिए से लेकर हम मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है ना कि हम अपना जो मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे लगाएं। और मियाँ साहब जो छोड़ के गए थे, मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त अगर हम ये कहेंगे कि हमने ये बयानियाँ बनाएंगे, उसको थ्रेड बेयर उस पर तवज्जो करनी चाहिए, गौर करना चाहिए और ठीक। उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। क्योंकि ये वक्त नहीं है। मेरी अपनी ठीक जाती है। राय ये है ठीक कि है। मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर हैं। वो महसूस करते हैं कि बहुत जब उस वक्त हुई बहुत ज्यादती हुई और मुस्लिम लीग की हुकूमत को और उनकी जो हम 24वीं इकानमी थे उस वक्त जब ठीक। ठीक है। 2017 में, तो आज 47th इकानमी बन गए 6 सालों में। और जो कुछ डॉलर का जिस तरह डिवैल्यूएशन हमारे तो पाकिस्तान आप करेंसी ये की हुई, समझते हैं कि इस वक्त ये वो महंगाई, वक्त नहीं है कि इस बयानिए को लेके चला जाए और एहतसाब की इस तरह बातें की जाए? मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हम सबको इस पे थ्रेड बेयर डिस्कस करके डिबेट करके हालात ठीक को है। पूरा जायजा लेके एक बयानिया बिल्कुल मियाँ साहब का है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ठीक उनके है। साथ ज्यादती हुई तो ठीक वो है। बदला, चलें। उसका तरीकाकार, उसका हल मैं करना ज़रा चाहिए ये ताकि जो आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है, आइंदा इसलिए कि देखें 16 माह से तो कुंडी साहब हुकूमत थी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादियों की, और आप उनके साथ थे, आपके कोलीग्स उनके साथ काबीना में बैठते थे। तो क्या 16 माह के दौरान आप लोग कोई रुकावट डालते रहे, कोई रखना डालते रहे कि ये जो ख्वाहिश है नून लीग की कि एहतसाब किया जाए जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के हवाले से, जो एक वो मौक़िफ़ रखते हैं, उस हवाले से वो मौक़िफ़ आगे नहीं बढ़ाने दिया आप लोगों ने? क्या कोई ऐसी डिस्कशन हुई कभी काबीना में या आप लोगों के साथ कि हम इनका एहतसाब करना चाहते हैं और आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं जी हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता? ये जो 16 माह की बिस्मिल हुकूमत है ना, कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत तो है नहीं। नहीं नहीं, मैं लेकिन ये ज़रा जो शेख साहब, मैं ज़रा कुंडी तेरह साहब से जमातों ये मैं ज़रा कुंडी साहब से सर इनका ज़रा जवाब ले लूँ, इसलिए कि जी ये जी भी ठीक कोलीग थे, इत्तेहादी थे जी जी हुकूमत के अंदर। जी 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 कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शेख साहब ने भी बात की और इस पे मैंने मियाँ साहब की स्टेटमेंट सुनी कि वो चाहते हैं कि साहब का जो फौजी एक दो जनरल हैं, जो जजेस हैं, उनके एहतसाब होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का पॉलिटिक्स में माजी में एक किरदार रहा है जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मियाँ साहब ने एक 16 महीने जब उनके भाई की हुकूमत थी उसमें कोई ऐसा किसी भी वक्त ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि PMLN और उनकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, आप अपनी इत्तेहादी जमातों से बात करें और हम ये इंसाफ चाहते हैं, वट एवर जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कभी भी मेरे इल्म में कम अज़ कम ये नहीं है और ना कभी ऐसे डिस्कशन हुआ, ना हमने कभी ऐसी बात सुनी। और अचानक जब इलेक्शन आ गया और इलेक्शन में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बयाने बनाना चाहते हैं डिस्टेब्लिशमेंट, ताकि हमें पाकिस्तान की आवाम उस पर वोट दें। मियाँ साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी एक साबिक जनरल की एक कहा था कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो फिर उनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सका और उनकी हुकूमत में जो है वो मुल्क से बाहर भी चले गए। मुशर्रफ साहब वो तो खुद वज़ीर आज़म थे, इत्तेहादी हुकूमत तो गालिबन उस वक्त नहीं थी। अभी अगर इनको ये था, अभी शेख साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी, इत्तेहादी की थी, लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी उस वक्त भी इस वक्त भी डिस्कस नहीं हुआ। उस वक्त जो आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि एक बयानिया है इलेक्शन के लिए और वो इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना अपने भाई की हुकूमत में 16 महीने में अगर कुछ करना था तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ शुरुआत तो कर लेते। ठीक। लिहाजा ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो करना चाहते हैं उनकी पार्टी का है। ठीक। लेकिन अगर पाकिस्तान को अपने आगे लेकर जाना है, अपने अवाम के मसाले घर करना चाहते हैं, तो हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना पड़ेगा। हम ठीक। अगर माजी की तरफ पीछे देखेंगे तो माजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, गलतियां भी हैं, चीज़ें भी हैं जो कि हम अगर दोबारा उसको उठाएं तो क्या उसके ऊपर डिबेट करेंगे। हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं मुल्क को निकालना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हैं इसको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है खुद डिजॉल्व, देखो उन्होंने ठीक। जिनका नाम लिया, आज उनका कोई नाम ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। जमहूरियत बेहतरीन इंतजाम का एक सिलसिला है, देखिए उनका नाम आज कोई भी नहीं ले रहा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चल रही हैं। ठीक। लिहाजा आप क्यों जो है एक ऐसा बयानिया बनाना चाहते हैं? अपने दोस्तों को गालिबन उन्होंने मुश्किलात में डाल दिया, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को वापस अगली फाइल वापस जाना पड़ा। जी।
तो अब देखते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। वो अपना मंशूर लेकर आएंगे, हर जमात अपना मंशूर लेकर जाएगी और फिर अवाम ने फैसला करने कि उन्हें किसको वोट करना है। ठीक है। अच्छा, ये वैसे ये एवन फील्ड से ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सफ़र है, हमने देखा जब पनामा पेपर्स आए, एवन फील्ड का पता चला, मियाँ साहब के खिलाफ केस चला, वो नाअहल हुए, फिर बाद में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शंस वो हार गए, पर फिर 9 अप्रैल तक का जो सफ़र है और वहाँ से फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सफ़र शुरू हुआ, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती रही, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते रहे। नून लीग काफ़ी चीज़ों के ऊपर तनकीद करती रही, जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को, उनको एक तरह से हदफ, जिसे आप कह सकते हैं उनकी तनकीद का वो हदफ रहे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती रही जिनका जिक्र नहीं किया जाता। क्या किसने किसको एक्सटेंशन ऑफ़र की, क्या कुछ ऑफ़र किया, मलिक अहमद ख़ान साहब क्या पैगाम रसानी करते रहे। तो ये एवन फील्ड से लेके लेवल प्लेइंग फील्ड तक कुछ ऐसे इंकशाफात हमारे पास हैं जो हम इस प्रोग्राम के अंदर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते रहेंगे, अपने मेहमानों के साथ शेयर करते रहेंगे, इसलिए कि ज्यों ज्यों ये बयानिया तेज़ होता जा रहा है, इसके ऊपर बहस हो रही है, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को बता दूं कि इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात हैं कि आपको पता चलेगा कि आज जिनके खिलाफ बयानिया बनाने की बातें हो रही हैं, 4 महीने पहले क्या हो रहा था, उनके साथ किस किस्म के राब्ते हो रहे थे, वो सब कुछ भी आपको बताएंगे। पर एनी पे मैं ज़रा सायरा बानो साहिबा की तरफ आऊँगा। सायरा बानो साहिबा, अब आपने देख लिया कि इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं, उम्मीद यही है इसलिए कि पहली दफ़ा ऑल्दो के डेट तो नहीं लेकिन हमें तारीख एक मिल गई, हफ्ता इलेक्शन। वैसे तो आपको पता है हम हफ्ता सफाई और मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ें मनाते रहे पाकिस्तान में, इस दफ़ा हफ्ता इलेक्शन का ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो आप क्या समझती हैं कि ज्यों ज्यों ये इलेक्शन की डेट करीब आती रहेगी तो इस तरह के बयानिया ये ज़ोर पकड़ेगा, या फिर जिस तरफ कुंडी साहब ने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब को वापस जाना पड़ा, अब लंदन में मुशावरत हो रही है, तो ये बयानिया एक तरह से उनको रोकना पड़ेगा और कोई नई चीज़ आवाम के सामने रखनी पड़ेगी? अस्सलाम वालेकुम। आपने हफ्ता सफाई का, इधर हमारे कराची में एक दूसरा हफ्ता भी होता है जिसके लिए एक पार्टी कहती है कि वो उनका सिग्नेचर था या हफ्ता भी मांगा जाता था। नहीं जी, मुझे समझ नहीं आ रही अख्तर काज़मी साहब, ये जो पार्टी लीडरान अपने वर्कर्स जो अपने जो ये जो आके प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, नून और पीपल्स पार्टी वाले, इन पर थोड़ा सा एहसान कर दे। मतलब वो ये कहते हैं ना, नफ्स होता है कि क्यों थक रही है। मतलब आके डिफेंड करना, एक बंदा आके एक बयान देता है, फिर अगले प्रोग्राम में वो बंदा नफी करता है, फिर कोई तीसरा बंदा उठ के बयान देता है, उधर से खाकान अब्बासी दूसरा कहते हैं। आज पता चला सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, उन्होंने भी कुछ और किस्म के बयान दिए। ये सारी चीजें अंडर द टेबल चल रही हैं और वो बेचारे जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, वो खुद ही से अपने बयानी बना बना के बताए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले जो आप बात कर रहे थे शेख साहब से, तो भाई मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा होता तो मैं तो सबसे पहले आके इस चीज का तस्किया करती कि वो इतनी ज्यादती हमारी पार्टी के साथ हुई क्यों। 16 माह आप कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, हर चीज का क्रेडिट आप देते रहे एक इदारे को, और वो कहते हैं ना कि एक पेज तो खत्म हो गया, एक लाइन के ऊपर आप चलते रहे, जाते जाते आप बताते भी गए कि आप आंख के तारे हैं। और अभी ये बयानिया उनको समझ ही नहीं आ रही कि बयानिया हम किसके खिलाफ बनाए। पहले 2 शख्सियात का नाम लेते रहे, फिर उसके बाद मरियम साहिबा की तकरीर में एक तस्वीर गायब हो गई, और अभी उन्होंने ही कहा कि इस हुकूमत गिराने में उनसे उस राब्ते थे। जब इनके मेंबरान हारते हैं तो फिर फोन भी करते हैं कि बाजवा साहब प्लीज रहम कर दें, जितवा दें, और इसका फोरम पे जिक्र भी करते हैं ऑन द फ्लोर। तो ये बयानिया तो बस ऐसे, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी खेल कूद है, अवाम के से अपना मंजन बेचना है, तो वो बयानिया बन रहा है। बाकी ये कि वो कहते हैं ना कि अंडर द टेबल मिन्नत तरला जारी है कि करना क्या है। ठीक। वैसे तो ये जो आपने कहा कि 16 महीने के दौरान राब्ते भी रहे, 1 साल की एक्सटेंशन भी ऑफर की गई और मुतअद्दिद बार ऑफर की गई 1 साल की एक्सटेंशन, वो क्यों की गई? मैं अब नाम नहीं लेती अख्तर साहब, अभी भी एक हुक्म सानी एक एक्सटेंशन हुई है। मैं एक वैसे ही एक आम बंदा बन के पूछ रही हूँ, जिस वक्त बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन मिली, जाहिर है उस वक्त तो मेरी क्या, अभी भी क्या क्या एक बंदे की हैसियत होती है कि क्या हमारे इदारों में पीछे आने वाले क्या इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो उस पोस्ट को संभाल सके। हमारा तो मेरे ख्याल में हर फौजी जवान, हर जर्नल इस काबिल है कि वो एक दूसरे की कमान संभाल सके, कि एक बंदा जाता है तो
यहाँ पर खुदारा ये अब एक्सटेंशन के वो कहते हैं ना कि अब इसके ऊपर भी सब मुझे नहीं पता इसका फायदा किसको जी होगा। खुशी के शादियाने बजाए जा रही है कि भाई आगे क्या जी होगा, और ये आगे की प्लानिंग हो रही है। तो खुदा के लिए ऐसी प्लानिंग आवाम के लिए कर ले, पाकिस्तान के लिए कर ले। पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को तो ये इस मोड़ पर लेकर आ गए हैं कि आगे खाई है जिस डायरेक्शन में ये लेकर गए हैं। जी तो अब अपनी जुर्म करने के लिए कि इक़्तिदार हमें मिल जाए, और अभी भी जो हुक्म सानी एक्सटेंशन है वो इन सबको काबिल कबूल है। वो किस पार्टी के उसमें खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। ठीक है। अच्छा कैसर शेख साहब, अभी जिस तरह आपकी सीनियर लीडरशिप के हवाले से जिक्र हो रहा था कि ऑब्वियसली एक मुतज़ाद किस्म के बयानिए भी आते रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ वाजे है कि नून लीग इलेक्शंस में जाना चाहती थी शुरू के दिनों में, और अब दोबारा उनकी ये ख्वाहिश है कि हम इलेक्शंस में जाएं और किसी स्ट्रॉन्ग किस्म के बयानिए के साथ जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शंस उन्हीं डेट्स पे हो जाएंगे, और अगर नहीं होते तो फिर नून लीग का क्या मौक़िफ़ होगा? अगर काज़मी साहब, सबसे पहले आपने जिक्र किया इमरान रियाज साहब का जी जी कि सर। वो खैरियत से वापस आ गए। 4 महीने उनका पता नहीं था कि वो किधर हैं, वो किस इदारे ने उनके के साथ हुआ और किस इदारे के कस्टडी में थे, और लेकिन बहरहाल उनका खैरियत घर आ गए। मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को सबको मुबारकबाद। बहुत जो भी मामलात हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। अगर किसी का कोई जुर्म है तो जुर्म अपनी जगह पे और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये जो है कि पता ही ना हो कि कौन कोई जो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक। इसको मैं समझता हूँ कि ये कोई हमारे मुल्क के लिए कोई ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये उनका वापस आ जाना बाखैरियत हम सब के लिए बासे सुकून है, क्योंकि इमरान रियाज एक बड़े जर्नलिस्ट है, और वो सब सब इख्तिलाफ राय तो देखिए ना, हर एक का एक दूसरे के साथ हो सकता है, बिल्कुल सर। लेकिन उनको वेलकम करना है। अच्छा, जब ये आप आते हैं ना मियाँ साहब का, तो मैंने जिक्र किया ना कि मियाँ साहब से जो 2017 में हुआ, उनको उसका बड़ी रंजिश है। ठीक है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि हम सब महसूस कर रहे हैं, हमें इस वक्त पूरे मुल्क का सोचना है, अपने 25 करोड़ लोगों का सोचना है। ये जो बातें हो रही हैं ना आजकल, ये लेटेस्ट बात है, पता नहीं हम क्यों उधर तवज्जो नहीं कर रहे कि 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और पाकिस्तान में आबादी भी बढ़ रही है। उसके साथ साथ देखिए ना, PTI अब 16 महीने की हुकूमत की बात करते हैं। हमारे पास तो उसके बगैर कोई चारा नहीं था ना कि कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था उसको सेव करे। जो ठीक। 16 महीने से पहले हुकूमत में छोड़ के गई, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4000 अरब रुपए का बजट डेफिसिट था जो छोड़ के गए। मैं वो फिगर दें, अगर किसी ठीक। को फर्क हो तो मुझे क्लैरिफाई कर दीजिएगा। ठीक। ये जो छोड़ के गए 70 अरब डॉलर उस वक्त जो 2022 जून में ठीक। इंपोर्ट हुई है, और 30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हुई है। 40 अरब डॉलर का छोड़ के, यानी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। ठीक और है। ये हमारे पास चॉइस था कि हम इलेक्शन करवा लेते, लेकिन हमने प्रेफर किया रियासत को कि हम जो है जो डिफॉल्ट हो रहा है, जो मुल्क उस अगर हम छोड़ के चले जाते ठीक है। और ये कहते कि पूरी इलेक्शन कराओ, तो कोई वाली वारस उस वक्त नहीं होता ना। ठीक। मुल्क एक तो सर कैसर साहब, जिस जो तरह ये आपने एक दो दफ़ा जिक्र किया कि मियाँ साहब को ये थोड़ा मैं सा कहता हूं रंज है जो उनके साथ सलूक हुआ, तो क्या वो इजी रेडी कि वो उसको पसे पुश डाल दें और मुल्क के लिए आगे चलें, या फिर वो अपनी ग्रज जाने नहीं देंगे? जी, मेरी गुजारिश होगी, हम मुस्लिम लीग के काफ़ी लोग जो मेरी भी इंटरेक्शन हुआ है इस वक्त, इस के है कि वो बावजूद ये कि मुस्लिम लीग के साथ ज्यादती हुई है हमारी हुकूमत के साथ, वो बहुत अच्छा पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही थी, हालात बेहतर थे जब उन्होंने छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा मुल्क किस डगर पे जा रहा है। ठीक। देखिए ना, अब ये वर्ल्ड बैंक ने कल ही कहा है कि अमीर लोग यहाँ पे टैक्स नहीं देते। मैं अमीर लोगों का नुमाइंदा हूँ, क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 37 साल पहले मैं मैक्सिमम कम्युनिटी की मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। मैं उन लोगों से इंटरेक्शन में हूँ। मैं भी महसूस करता हूँ कि इन 3 सालों में जो डॉलर का रेट बढ़ा है, जो वैसे महंगाई हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हुआ है उससे, और दीगर वजूहात की वजह से अमीर जो भी तबका है उसने बहुत कमाई की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हुए हैं, और हमें जब तक सेक्रीफाइस नहीं, और दरमियाने छोटे लोगों को
हुआ क्या देखिए ना, मैं आपको बताऊं, पीटीआई छोड़ के गई 3 अरब डॉलर, मैं कई अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं, 3 अरब डॉलर जो तकरीबन 90,000 करोड़ रुपया बनता है, वो 630 अमीर लोगों में बांट गई, उन्होंने बिल्कुल। तकरीबन फ्री दिया साल के लिए, साल के लिए। ये मुमकिन ही नहीं है, वो सबका नुकसान हुआ है। चले, एक तरफ तो बिल्कुल ऑब्वियसली जिस तरह आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी की ये जो हालत थी कि और कोई मैं आपको चारा बता नहीं रहा था हूं। कि हुकूमत को समय और चीज़ों को संभाला जाए। सारा बानो साहिबा शायद कुछ ऐड करना चाह रही थी। सारा बानो साहिबा अगर आप ऐड कर लें तो ब्रीफली, फिर हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे। सारा बानो साहिबा। मैं जी सुन रही हूँ और मैं हैरान हो रही हूँ कि ये सब कुछ क्या है। जी कब जा रहा है मुल्क को पुरानी कि अच्छा उस बंदे ने ये कर दिया, करंट डेफिसिट इतना था, ये था, वो था। और आप भी कह रहे हैं कि अगर मियां साहब ये आए तो मियां साहब कैसे आएंगे? मियां साहब यहाँ से जमानत पे गए, आके मुकदमों का सामना करेंगे कि सीधा डायरेक्ट वहां पर मीनार पाकिस्तान लैंड करके अवाम को कुछ चूरन या गोली देंगे? मतलब आप मुझे बताइए कि जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में बैठ के पूरे सर से लेकर पांव तक लाखों रुपए में, वो आप गरीबों की बात कर रहे हैं कि 40% वो लकीर से नीचे चले गए। और इन्होंने इमरान रियाज साहब को बोला कि शुक्रिया शेख साहब कि आपने उनको जर्नलिस्ट बोला। आपकी जो वजीर इत्तलात और आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर तो उनको जर्नलिस्ट नहीं मान रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी बड़ी जमात के, और आगे उस जमात ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो कह रही है कि जिसके पास भी था। ये तो पुलिस ने भी बोला कि हमने बाजियाब करवाया। तो मेरी तरफ से ऐड कर लें कि लिखें कि हमने कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करवाया, क्योंकि वो तो किसी इदारे के पास नहीं थे, पुलिस वालों के पास नहीं थे। बाकी ये कौन सा बयानिया हुआ कि अच्छा भी वो आगे और वो आएंगे? कैसे आएंगे? क्यों आएंगे? आएंगे तो सामना करेंगे। वो कोई यहाँ से जी जहाद करने नहीं गए थे, वो इलाज के लिए नहीं, गए सारा थे। बानो और साहिबा सिवाय वो एक इसके बड़ी, हक नहीं सारा किया बानो है। साहिबा वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, जिम्मेदार शख्सियत हैं। उनकी जमात ने अनाउंस किया है कि वो 21 तारीख को आ रहे हैं। तो वो मैं तो पहले ही देख लेते, 21 को आएंगे तो मुकदमात का सामना करेंगे, या उसे क्या कहते हैं, वो अगर जमानत पे गए थे, मुल्क को कौम का इतना ख्याल था, तो आप 4 हफ्ते चले छोड़े, 8 हफ्ते सिर्फ इलाज ही नहीं करवाया, बाकी सब कुछ हुआ है वहां पर। आप ठीक। उम्रे भी गए, आप दुबई पे भी गए, दोस्तों से मुलाकात भी हुई है, पूरा फैशन शो भी हुआ है, आना जाना सब कुछ था, सिर्फ इलाज नहीं हुआ। चल, आप वो आपकी मतलब मैं आवाम हूँ, हमारे माथे पे क्या चुकत लिखा हुआ है, क्या लिखवा लूं गढ़वा लूं यहाँ पर? मतलब क्या क्या आप हमें ये मुक्तदर हलकों को भी पैगाम है कि खुदा के वास्ते अब ये देवता बनाना बस कर दें। कि ये थोड़ी है कि अगर कोई आप किसी को आंख का तारा बनाते हैं तो हम भी उसको उतना चाहें, और उसके बाद आपका दिल भर गया तो उसके बाद हम भी उसको उतार चले, देंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है सारा बानो साहब, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ डील की बातें हो रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। किसके साथ हो सकती है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुंडी साहब, अब जो बात हो रही है डील की या डीलों की, हम देख रहे हैं कि बार बार जिक्र आता है। आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। तो आपकी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? आप कोई डील चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हर कोई इंतखाब में उतरे, जिसको अवाम चुने वो हुकूमत संभाल ले? देखिए, पाकिस्तान की उस पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो और तमाम पार्टियों को इजाज़त हो। और जो है हम यही कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन हो जिसमें RTS ना बैठा जाए, RO इलेक्शन ना हो, जिसमें धुन ना हो, जिसमें बक्से भी न उठाए जाएं, और जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। और फिर पाकिस्तान के अवाम ने जिसको भी वोट करना है वो उनके जमहूरी हक है, वो जिस पार्टी को भी करती है उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। लेकिन ये चीज़ जो आप पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाना चाहते हैं, तो नज़रिया ज़रूरत के तहत तो आपने पाकिस्तान को बहुत चला लिया है। अब जैसे शेख साहब बात करें तो रावी बात कर रहे थे, जब वो हुकूमत में थे तो बहुत से मेजॉरिटी अब जो एहतसाब करना चाहते हैं बाजवा साहब का, तो प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत से लोग सिफारशी भी थे एक्सटेंशन के कि इनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। और बहुत कम लोग या थे, कुछ लोग थे जो कह रहे थे नहीं, नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त तो ये एक्सटेंशन भी दे रहे थे, उस वक्त इनको नहीं पता था कि इनके साथ बाजवा साहब ने अच्छा अच्छा, और कुंडी बाकी उनकी कुंडी टीम ने साहब, क्या किया। आप हुकूमत के इत्तेहादी थे, क्या आप तक उस वक्त कोई ऐसी बात पहुंची कि इस किस्म की बातें हो रही हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए?
बिल्कुल ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि हर किसी को पता था कि उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी, और पीएमएलएन के कुछ दोस्त चाहते थे कि इनको जो है एक्सटेंशन मिले, और तो हम पब्लिक था, टीवी प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, चीज़ें भी हो रही थी कि ये एक्सटेंशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उस वक्त भी जो एक्सटेंशन उनको दिलवा रहे थे कि उनको नहीं पता कि उनके साथ माजी में उन्होंने ज्यादती की है, फिर भी आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। आज आपने जो बात की अपना सेंटर साहब की, जिन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील, तो फिर अगर आप इस मुल्क को नजरिया ज़रूरत के तहत चलाना चाहते हैं, देखें हम कहते हैं कि हर किसी को फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर जो भी पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर, अब जैसे मियाँ साहब जेल से गए हैं इलाज के लिए लंदन, वापस आएंगे, अगर उनको, मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, उनको अगर उनके लीगल एक्सपर्ट ने, उनकी लीगल टीम ने उनको कोई फैसिलिटी दिलवाई या चीज़ें की, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उनको वो मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं, या उनको कोई ऐसी चीज़ वो मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है कोर्ट से। अदरवाइज वो तो इलाज के लिए गए थे, और गालिबा मेरे ख्याल में इलाज से जब वापस आएंगे, आई डोंट नो कि उनको कोर्ट क्या फैसला कर देगी, उन्होंने मीनार पाकिस्तान जाना है या फिर उन्हें जेल जाना है, या उनके साथ क्या फैसला उनका होता है। लेकिन इक्वल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक। और चीज़ें बराबरी की बुनियाद पर हों, और फिर आवाम को फैसला करने। अगर आवाम कहती है कि पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, मोहतरमा बैठे हैं जीडीए के, अगर जीडीए को वोट करते हैं, जिसको भी वोट करती हैं, उनको हक है कि हुक्मरानी करें। जी ठीक है, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हो, सब तो जो हाँ भी जी, हो, जो भी, मैं मतलब जितनी कि बड़ी जो भी, जमातें, छोटी की जमातें, जी उनमें से कोई बिल्कुल। सी भी जमात हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैसर अहमद शेख साहब, जिस वक्त आप लोग हुकूमत संभाल रहे थे 9 अप्रैल से पहले मलिक अहमद ख़ान साहब का बार बार जिक्र आता था कि वो मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और इस वक्त हम देखते हैं कि दोबारा मलिक साहब भी मौजूद हैं लंदन में, फिर हमारे वज़ीर आज़म जो निगरां वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, वो भी लंदन में मौजूद हैं। तो सर क्या इस वक्त भी कोई राब्ते हो रहे हैं? और उसी होटल में ठहरे हुए हैं मलिक अहमद ख़ान साहब जिसमें काकड़ साहब ठहरे हुए हैं। काकड़ साहब शायद अवाम के पैसों पे ठहरे होंगे, मलिक साहब अपने पैसों पे शायद पे कर रहे हों, इतना सा फ़र्क है, लेकिन ठहरे हुए दोनों हो उसी होटल में। तो सर क्या निगरां हुकूमत से कोई इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी को किस तरह वो फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा है, अगरचे दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, मौजूदा अबूरी प्राइम मिनिस्टर और मलिक अहमद ख़ान साहब, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, और मेरा अभी कोई मेरा हालांकि उनसे वाकफियत है लेकिन कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। देखिए पॉलिटिकल लोगों की आपस में मुलाकात होना या एक दूसरे से गुफ्तो शुनीद होना या कोई रास्ते का डिस्कशन करना कि हाउ टू मूव फारवर्ड, तो इसमें तो कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए, और होती भी रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अगर डिस्कस नहीं तो किस तरह मामलात का हल निकलेगा। लेकिन ये जो बात आप मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की कह रहे हैं, देखिए अगर जो कुछ 9 मई में हुआ है, 9 मई में हमें तो यही पता है कि पूरी की पूरी हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं और जो कायद-ए-आज़म का हाउस था और जो हमारे जर्नल्स की और जो शहीदों की यादगारें हैं उन पे हमले हुए, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने, कोर्ट जो फैसला करेंगी वो हमारे इदारा है। कोर्ट आप देख रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस जो हैं बड़े अपराइट जी काजी फायर ईसा साहब, वो इन सब मामलात को देखेंगे, जिसको मिलना, देखिए किसी को वैसे आप मना नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी तौर पे जो कानून है मुल्क का, उसके कानून के ऊपर तो पूरा उतरना है ना, जो पूरा उतरेगा उसको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। और बाकी जो बयानिए हैं ना, बयानिए तो अभी इलेक्शन 4 महीने रहते हैं, मुख्तलिफ बयानियाँ आएंगे, आपस में डिस्कस होगा और मुख्तलिफ जलसों में बातें होंगी, और ये मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें तब्दीली भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि होना बयानिया ये चाहिए कि लोगों के मफाद में क्या है। इस वक्त हमारा मुल्क एक नहायत तनज़्ज़ुल की बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, और अगर हमने ये रोका नहीं इसको, यानी जो कि सारे के सारे, देखिए ना, वर्ल्ड बैंक हमें खुल के कह रहा है, IMF कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, पूरा एशिया इस वक्त 5.7 ग्रोथ कर रहा है, 5.7, और पाकिस्तान 1.9 ग्रोथ करेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा हालात क्या है? 40% मामूली बात नहीं है कि लोगों के पास खाने पीने का मुश्किल हो रहा है कि वो उन्होंने रहना किस तरह है, उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है।
ये अच्छा 40% इसमें का मतलब ये है कि शेख साहब 24 देखिए करोड़ की हमारी इसमें आबादी में से 10 करोड़ लोग, जी अच्छा 10 देखिए करोड़ लोग इंतहाई जी शेख साहब गुर्बत से जो आप बात कर रहे हैं मुफलिसी ये में, बड़ी तो अगर हम इंपॉर्टेंट बयानिए देते रहेंगे जी जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं कि किन हालात से ये कौम इस वक्त गुजर रही है। उस दिन एक और भी यूएन की रिपोर्ट आई कि हमारे और अगर हमें जो भी लीडर है ना जी। जो भी पार्टी है उन्होंने मैनिफेस्टो देना पड़ेगा कि उनका हल क्या है, जाती ठीक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हमने किस तरह बनना है, किस पार्टी ने मेजॉरिटी लेनी है, ठीक। वो अपनी जगह पे इलेक्शन में। लेकिन सबसे ज्यादा तो इस वक्त लोग ये देख रहे हैं, मैं अपने इलाकों में जाता हूं ना तो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है इलेक्शन के लिए, कोई जोश और खरोश नहीं है, क्योंकि अभी तक पिछले 15 सालों में जो पॉलिटिकली रहा ना, यहाँ कोई मार्शल लॉ तो नहीं आया 15-16 साल में, 2007 से लेके आगे इन 15 सालों में तो तमाम पार्टियों को हुकूमत करने का मौका मिला ना। रिजल्ट क्या निकला आज से 15-16 साल पहले वाला पाकिस्तान 2007-8 का और 2023 का पाकिस्तान बहुत उससे तकलीफ दे मामलात में है। ठीक है हमने 15 साल मुख्तलिफ पार्टियों को मौका मिला, ठीक है रिजल्ट क्या दिया। अगर अब भी हम टर्माइल करते रहेंगे ना, पॉलिटिकल टर्माइल करते रहेंगे, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी लीडर यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, रह ही नहीं सकेगा। पब्लिक की बातें सबको हमने बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेख साहब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने तवज्जो करवाई है कि सबको मिलके सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो फिर तो मामलात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। दूसरा मैं जरा शेख साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं जरा सारा बानो साहब से कुछ पूछना चाह रहा था। मुल्कों ने भी वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जी 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 मैं ये बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इशू ये है कि एक तरह से हमें डिस्कनेक्ट भी नजर आता है, जहां पे पाकिस्तान के अवाम के जो हालात हैं, अभी जो शेख साहब फरमा रहे थे बिल्कुल वजह फरमा रहे थे। आपके मुल्क के अंदर इस वक्त 5 साल से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से 44% 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन ये जो कौम है जो इस नहज पे पहुंच चुकी है, जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकती, क्या उसकी किस्मत के फैसले वो लोग कर सकते हैं जो लंदन में बैठे हों, दुबई में बैठे हों या किसी और जगह पे बैठे हों, जिनका टोटल डिस्कनेक्ट हो इस आम आवाम से? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सारा बानो साहिबा, हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो गए हुए थे न्यूयॉर्क, वहाँ पे उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात से मुलाकातें वगैरह भी हुई, कुछ तस्वीर वगैरह भी सामने आई। इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं और लंदन में अगेन अब ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि उनकी क्या पता नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है उससे भी राब्ते हों। अब ये निगरान वज़ीर आज़म जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं और हफ्ता इलेक्शन का अनाउंस भी हो चुका है, वो उनकी तवज्जो दुनिया भर के हर काम पे है मां सिवाय इलेक्शंस के मामले पे वो कहते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अब आप क्या समझती हैं कि एक ऐसे दौर में जिसका जिक्र शेख साहब ने भी किया कि बुरे मौशी हालात हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारा निगरान वज़ीर आज़म अपनी फैमिली को लेकर लंदन पहुंचा हुआ है, उससे पहले न्यूयॉर्क गए हुए हैं? क्या ये तरीकाकार कोई दुरुस्त है? अपनी जेब से लगाकर जाते तो जाए, पूरी दुनिया घूमे, अपनी पूरी दुनिया, वो कहते हैं कि राउंड ट्रिप 80 डेज जाके 80 दिन में पूरी दुनिया घूम कर है। मगर मसला ये है कि जहाँ गरीब मर रहे बिलबिला रहे, वहाँ आपके और हमारे टैक्सेस से खून पसीने की कमाई से वो सिर्फ वहां पर उनको माहौलियाती तब्दीली के बारे में बताने के लिए गए थे। वहां पर कोविड में क्या हुआ, खाली कुर्सियों को वो बताने के लिए गए थे। ख्वाहिश की होगी, और जाहिर है मतलब एक बंदे की लॉटरी लग जाए तो फिर छोटी छोटी ख्वाहिशें तो पूरी करनी होती है। अभी मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, कि शायद वो क्या आईफिल टावर पेरिस वहां पर भी उन्होंने कोई खाना वाना खाया है। और लंदन में बंदा पूछे कि क्या क्या पैदल ऊंटों का सफर था जो बीच में आपने पड़ाव डाला है, जिस जहाज पर आए सीधे वापिस आते। और लंदन में जाकर अभी उन्होंने कहा कि मलिक साहब से मुलाकातें भी हुई, तो मलिक साहब मतलब ऐसे ही वहां पर गए, बल्कि एक तो नून लीग के रुकन के साथ तस्वीर भी थी उनकी। तो क्या कहा जा सकता है बेहिसी? वो तो खैर पहले ही कह चुके हैं कि अगर यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरा उससे पहले साहब एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, ऐसे मुझे याद आया एक्सटेंशन वैसे भी गुनाह है, नमाज नहीं होती, मैं हेयर एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ। और आजमी साहब, ये अभी मैं देख रही थी जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने बयान दिया, इसमें 2 बातें दिमाग में आ रही हैं जी। या तो कि मुझे नहीं पता कि इनकी पार्टी या नवाज शरीफ के बयानिए से उलट बयान डेली कोई ना कोई बयान कैसे दे देता है। मतलब क्या माइनस उनको करने की सोची जा रही है कि वो उनको माइनस, या दूसरा ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है कि जैसे आपने एक नई पार्टी की बातगज सुनी होगी
मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना के दिनों में वैक्सीनेशन थी ना, कि मॉडर्ना है, जैनसन लगवानी है, स्पुतनिक लगवानी है, नोवावैक्स लगवानी है, ऐसे पार्टीज मार्केट में आ गई है। उधर से आईपीपी आ गई, उधर से पार्लियामेंटेरियन आ गई। अब एक नई, आईपीपी को तो किंग्स पार्टी का नाम दिया गया था, लेकिन वो अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी, मतलब इसलिए कि ज़ाहिर है आप क्या कह रही हैं कि ये वैक्सीनें और फिर ये किसी को ख़त्म करने के लिए ये वैक्सीन मुतारिफ करवाई गई हैं? कोरोना किसको कह रही हैं बस आप? किसी को खत्म करने के लिए, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ना, कि वो जिसका जितना वो ठीक दाव लग रहा है ऊपर लगवानी। दूसरा, मुझे तो ठीक ऐसे लग रहा है कि असल पार्टी तो अब बनने जा रही है, कि जिसमें मुस्तफा नवाज खोखर को कहा गया। आज मैं सुन रही थी कि अगर अली मोहम्मद खान जैसे लोग क्लीन एंड क्लियर एक साइड पर आके पार्टी बने, फिर मिफ्ता साहब ने भी अलम उठा लिया, जो ठीक 5 रुपए के पैकेट में 4 कोको वो देते हैं और बाकी हवा होती है। शायद खाकान अब्बासी ने भी, आप पार्टी की सीट पर आप मेंबर बने रहे असेंबली के, लेकिन आपने आज मुशाहिद साहब ने कहा कि बाजवा की लड़ाई इमरान खान से थी, वो अदम एतमाद से इमरान को हटाना चाहता था ठीक और हमने बतौर सहूलतकार काम किया। अब इसमें भी दो बातें पता चल रही है, कि जो इस पीडीएम के रवैये से नाला हो कि जिनका पीटीआई की तरफ रुख किया गया था, ठीक क्या वो दिल में इन लोगों को मसीहा मान ले, खाकान अब्बासी, मिफ्ता, मुशाहिद हुसैन साहब, या 5-6 और ऐसे बंदे जिनकी वो कहते हैं ना कि गुडविल है, उनको मसीहा माना जाए, कि वो इतना सच बात कर रहे हैं, और हमें गुस्सा और आए कि ये तो बाजवा साहब का ध्यान उधर से उठ के तो वापस इस ठीक तरफ है। आ जाए। तो चलें, अजीब सी गेम। यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे आएंगे तो फैसल करीम कुंडी से कुछ बातें पूछेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इन सारे हालात में? जहाँ तक जनरल बाजवा से गिले शिकवे का ताल्लुक है, ऑब्वियसली पीटीआई वाले भी करते हैं। आज अगेन एक इंटरव्यू में उसका जिक्र भी हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वफाकी काबीना, उस वक्त की वफाकी काबीना के अंदर बैठे हुए लोग भी जनरल बाजवा को मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने बड़ी हमारी मदद की इन 3.5 बरसों में। वही हाल पिछली 16 माह की हुकूमत का भी था। तो ये देखने की चीज़ ये है कि आप सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। सियासतदानों को भी ये फैसला करना होगा कि आपने वोट की ताकत पे इन्हिसार करना है। जब तक आप कोई और सहारे ढूंढते रहेंगे तो आपका बयानिया भी कंफ्यूज रहेगा और कौम भी इसी तरह कंफ्यूज रहेगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के। फैसल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आने वाले इंतखाबात में अब उनकी तवज्जो सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगी? इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जहाँ पे लगता है कि गिले शिकवे सिंध तक महदूद हैं। वो कह रहे हैं सिंध में ये हो रहा है, सिंध में वो हो रहा है। अब आपने एक तरह से हाथ उठा दिए कि जनाब पंजाब में तो अब हमारा कोई काम नहीं होना, तो लिहाजा हम सिंध पे तवज्जो देंगे। या फिर आपका इरादा है कि पूरे मुल्क के अंदर एक भरपूर तरीके से इंतखाब लड़ा जाए? देखिए, पाकिस्तान बस पार्टी पूरे मुल्क में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। हमने इंशाल्लाह अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और हम अपने होमवर्क के मुताबिक इंशाल्लाह जब इलेक्शन खैर से ख़त्म होगा तो जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, जो भी कोalition पार्टनर होंगी, उनके पास हम जाएंगे अपने नंबर्स गेम्स के ऊपर, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमारी नंबर गेम उनसे ज़्यादा होगी और हम पार्टी के चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनेंगे। जहाँ तक आप सिंध की बात कर रहे हैं, देखें वो इसलिए इशू चल रहे हैं सिंध तक क्योंकि जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है, जिनको डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से, ऑन गोइंग स्कीम्स के हवाले से और बाकी हवालों से जो चीज़ें उनको लेवरेज हासिल है, वो सिंध में नहीं। क्योंकि जब सिंध में निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने ऑन गोइंग स्कीम्स के ऊपर जो सोलराइजेशन हो रही थी सिंध में लोगों के घरों के ऊपर 21 लाख घरों को सोलराइज करने का जो प्रोजेक्ट था, या फिर फ्लड में जो मकानात गिरे थे उनको बनाया जा रहा था, उन पे पाबंदी लग गई। उसमें से कुछ चीज़ों को पाबंदी हटा दी गई। हम तो कहते हैं जो आप सलूक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान से कर रहे हैं वही आप सिंध के साथ करें। ये इशूज़ थी क्योंकि सीसी में हमारे सिंध से हमारे पार्टी के दोस्तों ने ये इशू उठाया था और पंजाब के हवाले से भी उठाया, जो मैंने पहले बयान किया था। ठीक। और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा सर, आपका भी कोई गिला शिकवा है कि जनाब आपकी भी, वो आप कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो बयानिया आपका क्या होगा? मतलब पीपल्स पार्टी किस नारे के साथ इस इंतखाब में जाएगी? अभी तक देखें तहरीक इंसाफ का बयानिया वाज़ेह है, नून लीग का बयानिया वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया है, क्या स्लोगन होगा, क्या नारा होगा? रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखें, हम अपने एक मंशूर के साथ आ रहे हैं और बहुत जल्द हम मंशूर जो है वो आपके साथ भी और अवाम के साथ शेयर करेंगे। अवाम दोस्त, गरीब दोस्त एक मंशूर हम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम उस नारे पे इंशाल्लाह अपनी पार्टी मुहिम शुरू करेंगे, पार्टी कैंपेन शुरू करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में। ठीक। और फिर हम इसी इंतजार में हैं
कि इलेक्शन, दोबारा वही बात आ गई कि इलेक्शन शेड्यूल का, इलेक्शन डेट का ऐलान हो, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन उसी तरीके से जो है वो उसको ठीक फाइनलाइज करें और फिर शुरू करें। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कारकुन जो हैं वो तैयारी करें, वो सब पुरजोश भी हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अब मियाँ साहब जो वापस आ रहे हैं, अब क्या उस अरसे के दौरान जब वो लैंड करेंगे उससे पहले कोई उनके लिए रिलीफ ले ली जाएगी? अदरवाइज तो बड़ा नामुमकिन सा होगा उनके लिए एयरपोर्ट पे उतरना, वहाँ से जाना, मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करना। उनके कानूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाएगा? देखिए, वो हमारी लीगल टीम उसको पूरा स्टडी करेगी और मियाँ साहब सोच समझ के यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो इस वक्त मेन जो मेरा एम्फोसाइज है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और एक बहुत पॉपुलर शख्सियत है। लाजमी तौर पे उन्होंने नेल्सन मंडेला को भी स्टडी किया होगा, ज़रूर किया होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, आज जो मुशाहिद हुसैन ने कहा कि एक ऑल टाइम मदर ऑफ अ डील होगी, और फिर परवेज इलाही कह रहे हैं कि हर पॉलिटिशियन को इलेक्शन से पहले प्रिवेंटिव बेल करा लेनी चाहिए, और जिस तरह के सारे नैब के केसेस खोल रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ ये कोई बेहतर तरीका हम आपस में बजाय समझौता करने के हम और इख्तलाफ कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। हमारा मुल्क, हमें एहसास करना चाहिए कि दुनिया के उन सबसे जो गैर कम तरक्की कर रहे हैं उन मुल्कों में शामिल हो गया है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पॉलिटिकल टर्माइल कर रहे हैं। हमें किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना है? टाइम बहुत थोड़ा है, इलेक्शन तो हो जाएंगे। इलेक्शन तो देखिए ना, 1970 में भी हुए, फेयर इलेक्शन हुए। फेयर इलेक्शन के बाद हमारा आपस में पॉलिटिकल टर्माइल रहा, 2 पार्टियां, अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी का। क्या हुआ? मुल्क दो लास्ट हो गया, 2 टुकड़े हो गया। इलेक्शन से पहले हमें इन मामलात को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ यही हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के मामलात को किस तरह बेहतर करते हैं। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के पोजीशन में नहीं है, वो तो बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। हम अपने अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, अपने इख्तलाफात खत्म नहीं कर रहे। हमें पाकिस्तान के मफाद में सबको बैठना होगा। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने जो कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसने जुर्म किया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मिलके हम चोर डाकू की गर्दान करते रहे 5 साल। क्या होता रहा? हम पीटीआई जो है वो पॉपुलर, आप कहते हैं पॉपुलर है, ये पॉपुलर है कि वो हर एक को कहते रहे कि हम किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो मुल्क का क्या बना? मुल्क का यही बना ना कि 40 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ के गए, 4000 अरब रुपए का बजट का खसारा छोड़ के गए। आप जब पीटीआई आई थी तो हर पाकिस्तानी 1,25,000 रुपए का मकरूज था। जब वो गए हैं तो 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज हो गए, उसके बाद और ज़्यादा मकरूज हो गए। तो अगर हम यही करते रहे, हमें अभी ख्याल नहीं आ रहा कि हमने कितना अपने मुल्क के लिए ये जो खराबियां करनी है। ठीक है, हम देखें ना, ये आपके जो प्रोग्राम है उसमें ये फ़ायदा नहीं ले, क्या मैनिफेस्टो देंगे? मैं देख रहा हूँ, इलाकों में जाता हूँ, लोगों को तो पॉलिटिकल पार्टियों पर वो बात ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा हल निकालना चाहिए, हमारे मामलात को। हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। दुनिया का सबसे ज़्यादा तादाद हो गई है यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तादाद में। तो हम क्या अपना फ्यूचर दे रहे हैं पाकिस्तान को? क्या ये शेख साहब, ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जिसका इदराक सबको होना चाहिए। ऑब्वियसली हमने सिखाना है जी दुनिया को। ठीक है शेख साहब, जरा वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मैं जरा साहिरा बानो साहिबा को भी यहाँ पे लेना चाहता हूँ। बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं। कर रहा हूँ कि 1970 तक जी 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 बिल्कुल। मैं जरा शेख साहब, जरा वक्त की थोड़ी कमी है, मैं जरा साहिरा बानो साहिबा को शामिल करना। आपने ये जो बातें की, ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है। जो शेख साहब फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क की इकॉनमी की ये हालत है, अवाम की ये हालत है, और सियासी जमातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होती जा रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बगैर कोई इंतखाबात करवाए जाते हैं तो वो फ्री एंड फेयर होंगे? ऑल तो बेशक उनमें धांधली ना हो, लेकिन मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात को आप आज़ादी से इलेक्शन ना लड़ने दें, तो क्या उन इलेक्शंस को हम फ्री एंड फेयर कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अभी जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है कि उनके बगैर भी हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप मुल्क की एक मकबूल और सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से आप साइड पे करके और 2 पार्टीज को मनचाही लेवल प्लेइंग फील्ड आप उनको दे दीजिए कि आओ खेलो,
लेकिन स्ट्रिंग्स हमारे हाथ में रहेंगी। ये पुतली तमाशा जो भी करना है, स्ट्रिंग्स हमारे हाथ में रहेंगी। तो ये जी वो फ्री एंड फेयर, तो पहले सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे अभी उनके लीडर ने बोला है कि आप फील्ड दे दें, लेवल हम उनको खुद ही कर लेंगे। तो नहीं हो सकता, जी ये नहीं हो सकता कि एक मकबूल पार्टी जो अवामी आप सर्वे देखें या अवाम की पल्स को देखें तो आप उसको साइड पे करके और आप ये सोचें कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, वो ऐसा नहीं वो होगा। जी नून थोड़े सकून में है, दो लोग इनके अपने वफाकी का निगरां काबीना में इनके लोग बैठे हुए। हमारे पीपल्स पार्टी वालों को भी उनकी उस चीज की बहुत परेशानी है। और अभी कहा कि इतने लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो देखिए दो हो सकते हैं, या तो अपनी फैमिली प्लानिंग हो सकती है या मुल्क के बच्चों की फैमिली प्लानिंग हो सकती है। तो ये दोनों पार्टीज की प्रायोरिटीज तो अपनी फैमिली प्लानिंग थी। जब आपके अपने बच्चों के बिजनेस और रहन सहन बाहर होगा तो गरीब का बच्चा यहाँ पर स्कूल से बाहर ही होगा। जी और आपने कहा बिजली का बिल नहीं दे सकते, तो आईपीपी मैंने या अतर काजमी साहब आपने नहीं कहा था कि डॉलर्स में लेके और ये कैपेसिटी पेमेंट बनाओ, हम ले ना ले तुम लोगों को पैसे देंगे। अपनों को साजे माजे चीपे चट्टे बाजवे वड़ैचों को नवाजने के लिए आईपीपी नहीं बनानी चाहिए थी। ठीक तो बिजनेस भी इन्हीं के, अशराफिया भी यही, और हर चीज वहां पर। और अभी फिर से वापिस से नया चूरन और जोड़ तोड़ ठीक है। जारी चलें है। वो कहते हैं ना कि ठीक जोड़ी जो मुझसे जोड़ी रकीब से, तो इंशा कि तू बस मेरे यार की जोड़ तोड़ देख। तो यही है, इससे ठीक तोड़ी है उससे जोड़ी उससे जोड़ी उससे तोड़ी। अल्लाह रहम कर दे हम ठीक हमारे सबके ऊपर कि अब हमने बैठ के 1986 में जब होश संभाला था, मतलब थोड़ी बड़े हुए थे, तो उस वक्त भी वहां पर मियां साहब वोट मांग रहे थे, जो मियां साहब की पार्टी के थे। जो बंदा 1986 से वोट मांगे जा रहे हैं और 2023 आ गया, तब भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और मुल्क की किस्मत इस 2023 में भी संभालनी है। तो मैं अपने मुंह के उत्ते रख के थप्पड़ मार ला, मैं किसी और को कुछ नहीं कह सकती। चलें सायरा बानो साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।